चलिए ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे आपके पास है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये किस में ब्रेक हो जाता है, H2 और I2 में। बताइए, हमेशा रिएक्टेंट को ही देखना है आपको मॉलिक्यूलैरिटी बताने के लिए। तो बताइए ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा इसका? हाँ, यूनिमोलिकुलर होगा कि बाई मॉलिक्यूलर होगा? बाई होगा। ये अच्छा, आप समझ नहीं पाते हो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं? हाँ या ना? सबको आता है मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पे भी डाउट है छोटा सा भी बता दो। मान लीजिए H2 लिखा है मैंने, राइट साइड जो नंबर लिख रहे हैं वो एटम रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड जो नंबर लिख रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, मोल रिप्रेजेंट करता है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने 2 लिख दिया तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हो गया। एटम कितने हो गए? 4। एटम 4 हो गए, एटम 4 हो गए ना। क्लियर है ये चीज़? अगर मैंने ऐसे लिखा तो मैं पूछूंगा कितने मॉलिक्यूल हैं H2 के, तो आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल है H2 का। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 1 H और 1 H मिलके 2 एटम बना रहे हैं। ठीक है, अगर 2H2 लिख दिया मैंने तो 2H2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मतलब 2H2। 2H2 का मतलब है 1H, 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे, तो 4 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है ये चीज़? सबको समझ में आ रहा है बात? ये चीज़ को याद रखना हमेशा। तो ये क्या हो गया, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया? बाई मॉलिक्यूलर हो गया। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? बाई मॉलिक्यूलर। क्लियर? बताओ ये कितना मॉलिक्यूलर हो गया? ट्राई मॉलिक्यूलर। NO के 2 मॉलिक्यूल, O2 का 1 मॉलिक्यूल, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? ट्राई मॉलिक्यूलर। तो समझ जाओगे ना, ट्राई से ऊपर कभी भी पूछा नहीं आता है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल का आपस में सिंगल स्टेप में रिएक्शन होना। अच्छा ये देखो सारे के सारे कैसे हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको NH4NO2 को आपने हीट किया, N2 और H2O में टूट गया तुरंत, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ज़्यादा स्टेप नहीं आने पड़े। ठीक है, 2HI को आपने हीट किया, H2 और I2 में ब्रेक हो गया, सिंगल स्टेप रिएक्शन। NO2 और O2 को आपने मिक्स किया, NO2 बन गया, तो ये क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब है कि डायरेक्ट A प्लस B से कोई चीज़ C फॉर्म हो जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट A प्लस B से कोई नई चीज़ C फॉर्म है, इसको डायरेक्ट या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या होते हैं कि मान लीजिए आपको A से C फॉर्म करना है, तो पहले जो रिएक्शन कंप्लीट होगा वो A से B बनेगा, B से D बनेगा, D से E बनेगा, फिर E के बाद C बन रहा है। ये क्या है? ये मल्टीपल स्टेप होगा यहाँ पे। तो मल्टीपल स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, मल्टीपल स्टेप वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि कुछ स्टेप जो हो रहे होंगे बहुत फास्ट हो रहे होंगे, कुछ स्टेप बहुत स्लो हो रहे होंगे। तो जो स्टेप बहुत स्लो हो रहा होता है उससे आप निकाल सकते हो। मान लीजिए A से B बहुत फास्ट हो रहा है, B से D बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन D से E जो है बड़ा स्लो है, D से E जो बन रहा है बहुत स्लो है, तो आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। इसीलिए हमने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था? एक टर्म पढ़ा था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। याद आया? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही वाला जो स्टेप होता था वो क्या होता था? क्योंकि स्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसी में आप रेट डिटरमाइन कर सकते हो, बाकी चीज़ों में आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था, वेरी फास्ट रिएक्शन की आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर है? सबको क्लियर है? आयशा रिदा आप लोगों को? यार यहाँ तो नेटवर्क फुल आ रहा है।
चलिए अभी बताना। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट, हाँ वेरी इम्पॉर्टेंट नोट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है। क्या इम्पॉर्टेंट नोट है? इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अब जहाँ पे भी मैं एलिमेंट्री रिएक्शन कहूँगा इसका मतलब है कि वो सिंगल स्टेप है, ठीक है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी तो पहचान ही लोगे आप, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी तो आप पहचान लोगे। इन सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to, order of reaction is equal to molecularity। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट है ये, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, आना होगा इस तरह, ठीक है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। वरना ये रिएक्शन देख के मॉलिक्यूलरिटी पहचानने को तो कभी नहीं आया मेरे सामने। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी 99% टाइम्स। यहाँ पे लिख दो 99% टाइम्स, मतलब 99% केस में यही होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। मान लीजिए ये आपके पास रिएक्शन लिखे हुए हैं, इनकी मॉलिक्यूलरिटी आपने पहचान ली है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या लिखते हो आप, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यही तो है, एक्स प्लस वाई। ये जो है वो कैसे मिलता है हमको, प्रैक्टिकली मिलता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली मिलता है। ठीक है, मैंने क्या ऐश्वर्या आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता था, मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्स है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, वाई है बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, टोटल रिएक्टेंट का रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? और एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है, हम और आप नहीं निकाल पाओगे, हम वो लैब में निकलती है, प्रैक्टिकली निकलती है। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में जो सिंगल स्टेप के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जितनी मॉलिक्यूलरिटी है उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? जितनी मॉलिक्यूलरिटी है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना हो, इस रिएक्शन का ऑर्डर लिखना हो तो मैं इसके बगल में लिख देता हूँ। अगर इसके बगल में मुझे ऑर्डर लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, ROR इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, NH4 NO2 की पावर आप डायरेक्ट लगा सकते हो 1। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए आप क्या लगा दोगे, 1। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आई बात समझ में? बोर्ड ब्लर आ रहा है? अभी बताओ। अभी भी ब्लर है? मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो।
बात समझ में आई आप सभी को? मैंने जो बोला 99% केसेस में एलिमेंट्री रिएक्शन में ये होगा कि जितनी मॉलिक्यूलरिटी है उतना ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में बोल दिया जाए फॉलोइंग आर द एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन टेल द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या आप बता पाओगे? सेकेंड रिएक्शन का बताइए। ROR इज इक्वल टू कितना होगा? K HI की पावर 2, क्योंकि बाई मॉलिकुलर है तो इधर भी 2 हो जाएगा। ROR K NO की पावर 2 O2 की पावर O2 लिखोगे यहाँ पे O2 की पावर 1। ठीक है, सभी लोग लिख पाएंगे क्या? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, अगले स्टेप में नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा के ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि 99% केस में ऐसा होता है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलरिटी देख के बता सकते हो, लेकिन 1% चांस है कि आप कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप मॉलिक्यूलरिटी देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हो। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ 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 हाँ, वो नहीं, वैसे रिएक्शन नहीं होने चाहिए। हाँ वैसे रिएक्शन देखो, बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या है? एक ही स्टेप में हो जाता है। आपने पेपर जलाया और वो बर्न हो गया, आपने मैग्नीशियम जलाया और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बर्न होने के बाद, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हाँ नहीं, वो सिंगल स्टेप पे नहीं आएगा। चलिए, अब 1% चांस होती है कि आप एलिमेंट्री रिएक्शन में भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी को देख के नहीं बता सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को जो मैं कह रहा हूँ? तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग देखना ऑन है ना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is altered by, is altered by some conditions, is altered by some conditions। क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं उसमें आप मॉलिक्यूलरिटी देख के आप ऑर्डर बता सकते हो, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में भी कुछ ऐसे रिएक्शन, 1% ऐसे रिएक्शन होते हैं एलिमेंट्री में भी कि आप मॉलिक्यूलरिटी देख के रिएक्शन नहीं बता पाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ स्पेशल कंडीशन लग रही हो,
कोई कैटलिस्ट लग रहा हो, ठीक है ना, या कुछ और जो हीट प्रोवाइड कर रही है उसकी वजह से चेंज हो जा रहा हो, कंसंट्रेशन की वजह से चेंज हो जा रहा हो, ठीक है, तो इसलिए उसे कहते हैं हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन जहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन जहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार ये टॉपिक पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन गलती इसी में ही करते हैं लोग। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ये CH3 COO C2H5 पता है क्या है? सब भूल गए हो। इसे ही तो हम लोग ईस्टर कहते थे, ईस्टर बोलते हैं इसको, CH3 CO C2H5, ठीक है। आपके पास ये देखिए रिएक्शन है। अब मान लीजिए व्हेन द टाइम वाज 0, टाइम क्या था? 0 था, क्लियर है, टाइम था 0। यहाँ पे जो जब टाइम 0 था तो इसके 1 मोल थे, मान लीजिए 0.1 जो आपकी बुक में एग्जाम्पल लिया वो ले लेते हैं, इसके मान लीजिए 0.01 मोल थे, ठीक है। जब टाइम 0 था तो इसके कितने मोल्स थे? 0.01 मोल्स थे। और H2O के कितने मोल्स थे? 10 मोल्स थे। H2O कितने मोल्स थे? 10 मोल्स थे। समझ में आ जाएगा ये? मोल्स लिख देते हैं वरना क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? जब टाइम 0 था, इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो एक बार, टाइम 0 था तो ईस्टर के 0.01 मोल्स थे और H2O के 10 मोल्स थे। जब हमने रिएक्शन करना अलग अलग बीकर में लिया था दोनों को, और उस समय जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो 0 मोल, क्योंकि प्रोडक्ट अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ व्हेन द टाइम वाज सम t या T1 कह लो, व्हेन द टाइम वाज सम T1, जैसे ही रिएक्शन आपने स्टार्ट किया और कुछ टाइम T1 बीत गया तो क्या हुआ? 0.01 मोल्स खत्म हो गए। 0.01 मोल्स बहुत कम हुए ना मोल्स, ये 0.01 मोल्स समझ रहे हो, बहुत कम हुए, ठीक है। 0.01 मोल्स यहाँ से खत्म हो गए और H2O का जो मोल है वो केवल, देखो अगर 1 मोल इसका होगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे, क्लियर है। तो इसका 0.01 मोल इसके 0.01 मोल से रिएक्ट करेगा, क्लियर है, आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 आदमी हैं, आपके पास 10 आदमी हैं, तो मेरा 1 आदमी आपके 1 आदमी से लड़ेगा, मेरे 2 आदमी आपके 2 आदमी के साथ लड़ेंगे, मेरे 3 आदमी 3 आदमी के साथ लड़ेंगे, आई बात समझ में? मतलब बराबर का मुकाबला रहेगा। तो इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे 1 मोल H2O के साथ, आई बात समझ में? तो इसके 0.01 मोल रिएक्ट करेगा कितने? 0.01 मोल से रिएक्ट करेगा ना, तो 0.01 मोल तो टोटल था ये ईस्टर मेरे पास। अब ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। यहाँ पे कितने मोल्स बचे हैं? 10 में से 0.01 इसको लेके चला गया, तो यहाँ पे तो 9.9 ही बचे ना, बोलिए। अब ये खत्म हो गया, 9.9 बचे, अभी भी उसके बहुत मोल्स बाकी हैं, रिएक्शन बंद हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक रिएक्टेंट तो खत्म हो गया ना मेरे पास, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये फॉर्म कितना हुआ? जितने मोल्स यहाँ से निकले थे उतने ही तो फॉर्म होंगे, तो 0.01 ये भी फॉर्म होगा, 0.01 मोल्स ये भी फॉर्म होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? सभी को आ गई? अगर डाउट हो तो अभी बताइए मुझे। किसी को कोई डाउट है यहाँ?
आयशा मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, स्टार्टिंग में आपके पास ईस्टर, ये ईस्टर है, ईस्टर के 0.01 मोल्स थे और वो 10 मोल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो जितने मोल ईस्टर के खर्च होंगे उतने ही मोल्स H2O के खर्च होंगे, ठीक है। तो 0.01 मोल टोटल थे, तो स्टार्टिंग में 0.01 मोल ही खर्च हो गए। तो इसके भी कितने खर्च होंगे 0.01, तो 10 में से 0.01 निकाल दो, बचे कितने इसके 9.9। 0.01 दोनों के खर्च हो गए, वो प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने, तो 0.01 मोल यहाँ बन गए, 0.01 मोल यहाँ बन गए। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए क्या H2O आपका एक्सेस में नहीं है? H2O तो बहुत है, 10 में से 0.01 क्या हुआ? कुछ नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट है ना। अगर 10 में से मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई चीज़ 10 नंबर्स में है, मैंने कहा उसमें से 0.01 मुझे दे दो, अरे तब भी आपके पास 10 ही काउंट होगा, वो तब भी आपके पास क्या होगा 10 ही काउंट होगा। क्लियर है चीज़? तो H2O का कंसंट्रेशन यहाँ पे हम लोग अभी भी कांस्टेंट ही मान लेते हैं। H2O का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट ही मान लेते हैं, क्योंकि 9.9 जो है वो 10 के अराउंड ही हुआ। 9.9 क्या है? 10 के ही आसपास हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत में। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, अब ये स्पेशल कंडीशन हो गई, H2O का कंसंट्रेशन लगभग क्या है? कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा 0.01 निकलने से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? आयशा ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट गेटिंग अल्टर्ड, the concentration of water is not getting altered much during the reaction, therefore concentration of H2O can be considered as constant। H2O का कंसंट्रेशन क्या कंसीडर किया जा सकता है? कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्लियर है? आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। अल्टर का मतलब चेंज हो जाना, पैंट को अल्टर कराते हैं ना हम लोग, ठीक है। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट गेटिंग अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब इसके मोल्स में बहुत ना के बराबर फ़र्क पड़ रहा है। इसकी वैल्यू को हम 9.9 कहे चाहे 10 कहे, बात एक ही है, कंसंट्रेशन में इसकी ज़्यादा कमी नहीं हो रही है। लेकिन ये पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो H2O के कंसंट्रेशन को तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखना चाहूँ, और मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेट इट बी द एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मान के लो ये है ही एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी चीज़ ईस्टर में आपने पानी मिला दिया तो क्या कोई नई चीज़ थोड़ा ना बनना है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, ये वेरियस स्टेप नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ROR यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, आप खुद ही लोग बताइए। CH3 COO C2H5। अब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका मॉलिक्यूलरिटी देख के आप ऑर्डर बता सकते थे। ज़रा मॉलिक्यूलरिटी देख के ऑर्डर बताइए।
ईस्टर का क्या हुआ आयशा? आयशा आवाज़ आ रही है? फिर से पॉज हो रहा है। चलो देखो, हो सकता है शायद जूम का प्रॉब्लम हो, नेट तो सही आ रहा है यहाँ पे। चलो जहाँ जहाँ पे नहीं आएगा वो वीडियो लेक्चर में सेंड कर दूंगा अभी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के हिसाब से, एलिमेंट्री रिएक्शन के हिसाब से क्या करना है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ना ईस्टर का, तो एक लिख दिया मैंने। H2O कितना मॉलिक्यूल है? H2O का 1 मॉलिक्यूल है। आयशा दिख रहा है आपको? H2O का क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखो, ये तो मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन मान के लिख दिया ये ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि H2O जो है वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। उसका कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, बोलिए हाँ या ना? ठीक है, कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी। क्या हुआ? क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो H2O है ना, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, H2O क्या है? कांस्टेंट है। और K भी क्या है? ये K भी कांस्टेंट है, ये H2O भी कांस्टेंट है। दिख रहा है आपको? तो क्या मुझे एक नया कांस्टेंट नहीं मिल सकता है? अगर K का वैल्यू भी कांस्टेंट है, H2O का वैल्यू भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, इसको बताऊँ? आयशा समझ में आया? आयशा आयशा ब्रदर, ये K और H2O को मैं क्या कर दूँ? दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो K इंटू H2O मुझे क्या मिलेगा? K इंटू H2O, दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिल गया K डैश। क्या मिल गया? K डैश मिल गया। तो यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, क्या वो K डैश CH3COO C2H5 नहीं हो जाएगा? बोलिए हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कोई प्रॉब्लम इसमें? आयशा, रिदा? हाँ, उसके बाद ये वाला स्टेप मैंने ये लिखा है कि देखो K का वैल्यू भी कांस्टेंट है, H2O भी कांस्टेंट हो गया, तो दोनों कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? K डैश है। हाँ, तो मैंने K इंटू H2O को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों कांस्टेंट को, तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिल गया K डैश। सही है? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब नया रेट जो होगा, न्यू रेट जो होगा, वो क्या है? ROR इज इक्वल्स टू K डैश CH3COO C2H5। क्लियर है? और ये रिएक्शन, और ये जो होता है इसके हिसाब से इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए, समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे H2O को भी लेता तो x प्लस वाई हो जाता कि नहीं हो जाता? x प्लस वाई का मतलब है 1 प्लस 1, तो ये 2 हो जाता। तो ये 2 ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से, लेकिन हुआ क्या? ये इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, H2O का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और क्या है, कांस्टेंट है। तो रीज़न समझे आप सभी लोग, बताइए समझ में आया? तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है? आपको दिखने से यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज, and such reactions are called as pseudo order reaction। बोलिए, कुछ पल्ले पड़ा? आयशा, रिदा, आप लोगों को कुछ आया समझ में? थोड़ा सा ही आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है? और जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो आप देख के ही बता सकते हो, थियोरेटिकली डिटरमाइंड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दोनों के लिए होता है, एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल नहीं लिखो, डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, स्टेप्स में जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें भी होता है, एलिमेंट्री में भी ऑर्डर होता है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये जो मॉलिक्यूलैरिटी बताते हो वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो एंड फ्रैक्शन। ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है? ऑर्डर मतलब -2 भी पावर हो सकती है, +2 भी हो सकती है, 0 भी पावर हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज एन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब माइनस या ज़ीरो में तो नहीं हो सकती ना ये, क्योंकि रिएक्टेंट देखते हैं इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, ना तो हाफ मॉलिक्यूल भी नहीं हो पाता है। ठीक है? चौथा लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर दैन 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 3 से बड़ा हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलैरिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर पाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। ठीक है? ये कोई डिफरेंस है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है इसलिए मैंने लिखवाया। अब एक क्लास इसमें और लगेगी इस चैप्टर को ख़त्म करने में, जिसमें हम अर्हेनियस कांस्टेंट पढ़ेंगे
और बचा कुचा उसमें न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।